चलो डाउट में एक तो 27 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें करंट रेशो दी हुई है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो गिवन है 2.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू करंट एसेट। करंट एसेट तो गिवन है, करंट एसेट गिवन है कितनी 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 5 लाख। यहां से करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। करंट लायबिलिटी इधर लिख लेते हैं, 2.5 इधर लिख लेते हैं, 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5, इसको डिवाइड करोगे 5 लाख डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10, ऐसे ही होता है ना, 5 टू 1 लाख इंटू 2, करंट लायबिलिटी आ गया 2 लाख। अब दूसरी रेशो लगाते हैं, क्विक रेशो दी हुई है 1:1। क्विक रेशो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यहां से हमारे पास करंट लायबिलिटी तो है, क्विक रेशो भी है, और करंट क्विक एसेट आ जाएगा। करंट क्विक रेशो 1:1, क्विक एसेट्स अपॉन 2 लाख, तो क्विक एसेट इक्वल टू 2 लाख। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट्स, इन्वेंट्रीज। करंट लायबिलिटी ये पहले निकल गई 2 लाख, अब ये क्विक एसेट्स भी आ गई, और क्या निकालना है? लिक्विड एसेट क्विक एसेट एक ही बात होती है, इन्वेंट्रीज। तनिष्का इन्वेंट्रीज का फॉर्मूला बताओ। हाँ वेरी गुड, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। हाँ हितेन बताओ, करंट एसेट कितनी है इसमें? करंट एसेट्स 5 लाख, 5 लाख माइनस क्विक एसेट्स 2 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। 3 लाख आ गया इन्वेंट्रीज। और कौन सा 7th क्वेश्चन कह रहे हो गया? ओके, और किसी का कोई डाउट है क्या? चलो अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 3 लाख टू करंट लायबिलिटीज 2 लाख इज 1.5:1। करंट रेशियो है 1.5:1। मैंने आपको बताया था आइडियल करंट रेशियो क्या होती है। आइडियल करंट रेशियो मतलब सबसे अच्छी करंट रेशियो क्या मानी जाती है? 2:1 मानी जाती है। करंट एसेट्स अगर करंट लायबिलिटी के ट्वाइस हैं तो ये सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिलना आसान हो जाता है। अगर रेशियो 2:1 से कम है, मींस 1.5:1 है, या 1.7:1 है, 1.2:1 है, ये 2 से कम है रेशियो, तो ऐसे में शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिलना मुश्किल हो जाएगा मार्केट से। ये बताया था मैंने पहले लास्ट क्लास में, बता दिया था, बताया था या नहीं? तो रेशियो अगर 2 से कम है तो क्रेडिट मिलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो तो ठीक है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट तो मिल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इन रेशियोज में फर्म को प्रॉफिट नहीं होगा उतना। देखो बिजनेस में हमारे पास जितना भी फाइनेंस होता है, जो एसेट्स होती है, या तो हम उसको करंट एसेट में लगा सकते हैं या फिक्स एसेट में लगा सकते हैं। अगर हम अपनी एसेट्स को, अपने अपने फाइनेंस को, जो भी फंड्स हमारे पास हैं उसे अगर हम फिक्स एसेट्स में लगाते हैं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, और अगर उसे करंट एसेट में लगाते हैं तो लिक्विडिटी बढ़ती है। लिक्विडिटी का मतलब है कि हमारे पास में कैश की कमी नहीं रहती है, मतलब कहीं पेमेंट करनी हो तो हमें सोचना नहीं पड़ता, हमारे पास कैश रखा होता है। तो करंट एसेट से हमारी लिक्विडिटी बनती है और फिक्स एसेट से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो हमें फंड्स, आखिर बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कर रहे हैं ना,
तो बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा हमें पैसा फिक्स एसेट्स में लगाना चाहिए ताकि प्रॉफिट्स बढ़े, लेकिन करंट एसेट में भी कम से कम 2:1 लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट आराम से मिल जाता है। अगर रेशियो 2:1 से ज्यादा होगी तो ठीक है, हमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट आराम से मिल जाएगा, लेकिन हमारी प्रॉफिटेबिलिटी तो कम हो जाएगी ना फिर। तो जब क्रेडिटर्स 2:1 में खुश हैं, यानी करंट एसेट अगर करंट लायबिलिटी से ट्वाइस है, तो जो क्रेडिटर्स हैं वो हमें क्रेडिट देने को तैयार है, तो क्यों फिर हम ज्यादा पैसा लगाएं, उससे ज्यादा करंट एसेट में लगाएं। हम फिक्स एसेट में रखेंगे ना ज्यादा पैसा, क्योंकि फिक्स एसेट में रखना मतलब फैक्ट्रीज, मशीनरीज, इनमें पैसा ज्यादा लगा रखा है, तो उससे प्रॉफिट बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है। ठीक है, तो करंट रेशियो सबसे अच्छी क्या मानी जाती है? 2:1। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, लिक्विडिटी तो बढ़ेगी लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, और इससे कम रखेंगे तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, शॉर्ट टर्म क्रेडिट नहीं मिलेगा मार्केट से। अब यहाँ ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इस 12th क्वेश्चन में करंट एसेट्स हैं 3 लाख, करंट लायबिलिटीज है 2 लाख। इट मींस रेशियो क्या है? 1.5:1, तो 2 से कम है, तो ये तो ठीक नहीं है। आइडियल रेशियो 2:1 लानी चाहिए फर्म को। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। तो अकाउंटेंट चाहता है कि रेशियो 2:1 हो जाए बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, वो कुछ लायबिलिटी की पेमेंट करके चाहता है कि करंट रेशियो 2:1 हो जाए। कंप्यूट अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज that should be paid so that current ratio at the level of 2:1 may be maintained। तो अकाउंटेंट चाहता है कुछ करंट लायबिलिटी की पेमेंट करे ताकि रेशियो 2:1 हो जाए। तो अब पूछा जा रहा है कि वो कितनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करे ताकि रेशियो 2:1 हो जाए। अगर वो करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेगा तो डेफिनेटली करंट लायबिलिटी तो कम होगी, लेकिन कैश जाने से करंट एसेट भी कम हो जाएगी सेम अमाउंट से। तो वो कितनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करे? मान लो एक्स अमाउंट। लेट अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी टू बी पेड ऑफ बी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो 3 लाख की करंट एसेट है वो एक्स अमाउंट से डिक्रीज हो जाएंगी, और करंट लायबिलिटी जो फिलहाल 2 लाख है वो भी एक्स अमाउंट से कम हो जाएगी। और एक्स अमाउंट से कम करने के बाद करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी जो आएगा वो 2:1 होना चाहिए। तो यहाँ एक इक्वेशन बन गई, यहां से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, पता चल जाएगा कितनी अमाउंट की करंट लायबिलिटी की पे करें। तो इधर मल्टीप्लाई किया, 3 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 2 4 लाख माइनस एक्स इंटू 2 2x। 2x इधर ले आते हैं, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 3 लाख। तो x की वैल्यू आ गई 1 लाख, मींस 1 लाख की करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी जाए तो रेशियो 2:1 हो जाएगी। करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो 3 लाख की जो करंट एसेट्स अभी है वो कैश जाएगा एक्स अमाउंट का, तो करंट एसेट कम हो जाएंगी, और लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी तो कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बिल्कुल अपोजिट है, रेशियो 2:1 से ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 30, रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 8,75,000 टू करंट लायबिलिटीज 3,50,000 इज 2.5:1। तो करंट एसेट है 8,75,000 और करंट लायबिलिटी है 3,50,000, तो फिलहाल रेशियो है 2.5:1, तो 2 से ज्यादा है, ये भी ठीक नहीं है, कम करने की जरूरत है। द फर्म वांट्स टू मेंटेन करंट रेशियो ऑफ 2:1। तो फर्म चाहती है 2:1 हो जाए रेशियो। कैसे? बाय परचेसिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स उधार में खरीदी जाएंगी तो इससे गुड्स बढ़ जाएंगी, गुड्स यानी इन्वेंट्रीज बढ़ेगी, इन्वेंट्रीज बढ़ेगी तो करंट एसेट बढ़ेगी, और उधार में खरीदेंगे, क्रेडिट पे खरीदेंगे तो क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो गुड्स अगर क्रेडिट पे परचेस किए जाएंगे तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों सेम अमाउंट से बढ़ जाएंगे, और रेशियो 2:1 हो जानी चाहिए। तो कितने की वो गुड्स परचेस करें? लेट अमाउंट ऑफ गुड्स टू बी परचेस्ड इज इक्वल टू एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी 8,75,000 की गुड्स है, करंट एसेट है,
तो गुड्स परचेज करेंगे तो ये एसेट्स बढ़ जाएंगी एक्स अमाउंट से। करंट लायबिलिटी भी जो अभी 3,50,000 है वो भी एक्स अमाउंट से बढ़ जाएगी और रेशो 2:1 हो जाएगी। यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पता चल जाएगा कि कितनी गुड्स परचेज करनी पड़ेंगी क्रेडिट पे ताकि रेशो 2:1 हो जाए। करो इसे, एक्स की वैल्यू निकालो। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था इसके अंदर रेशो थी पहले करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने से पहले 1.5, फिर कुछ करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज हो गई थी। करंट एसेट भी जिस अमाउंट से डिक्रीज हुई उसी अमाउंट से करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई। रेशो 1.5 से चेंज होकर 2 हो गई, मतलब रेशो इंक्रीज हो गई। दोनों में डिक्रीज आने पर रेशो इंक्रीज हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों में हमने एक्स अमाउंट से इंक्रीज किया था और रेशो जो पहले 2.5 थी वो कम होकर 2 हो गई। इससे ही पता चलता है कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी अगर दोनों में सेम अमाउंट से डिक्रीज किया जाए तो रेशो इंक्रीज हो जाती है, और दोनों में सेम अमाउंट से इंक्रीज किया जाए तो रेशो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी दोनों में सेम अमाउंट से इंक्रीज किया जाए तो रेशो डिक्रीज हो जाती है, दोनों में सेम अमाउंट से डिक्रीज किया जाए तो रेशो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ऐसा तभी होता है अगर रेशो ग्रेटर देन 1 है। तो अगर ये रेशो लेस देन 1 होती तो दोनों में इंक्रीज करने से रेशो इंक्रीज होती और दोनों में डिक्रीज करने से रेशो डिक्रीज होती। अगर रेशो इक्वल टू 1 होती तो दोनों में इंक्रीज करने पर रेशो में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज, और डिक्रीज करने पर भी कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। ठीक है, ये बात ध्यान रखना क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब अगर दोनों में चेंज आने की बजाय दोनों में से किसी एक में चेंज आ रहा है, तो अगर सिर्फ करंट एसेट में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है या सिर्फ करंट लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो बताता हूं। अगर मान लो ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे सिर्फ करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो रेशो इंक्रीज हो जाएगी। ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे सिर्फ करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ऐसी ट्रांजेक्शन से रेशो डिक्रीज हो जाती है। ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती है? जैसे परचेज ऑफ मशीनरी। सोचो जब मशीनरी परचेज करेंगे तो बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ेगा? मशीनरी परचेज करेंगे तो कैश दिया हमने, कैश डिक्रीज हो जाएगा, और मशीनरी परचेज कर ली, बिजनेस में मशीनरी आ गई, मशीनरी ये इंक्रीज हो गई। अब इन दोनों में से कौन सी करंट एसेट है, कौन सी करंट लायबिलिटी है? कैश एक करंट एसेट है, मशीनरी नहीं, ये तो नॉन करंट एसेट होती है। तो करंट एसेट डिक्रीज हो रही है जबकि करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस ट्रांजेक्शन से। तो ये कौन सा केस हुआ? ये वाला, ये वाला केस हुआ जिसमें करंट एसेट तो डिक्रीज हो रही है। अगर परचेज की जाए, क्या मशीनरी परचेज की जाए, तो करंट एसेट तो डिक्रीज होगी, करंट लायबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगी, रेशियो डिक्रीज हो जाएगी इस ट्रांजेक्शन से। पिछले क्वेश्चन से हमने कौन सी ट्रांजेक्शन पढ़ी थी? पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। इससे क्या हो गया था? रेशियो इंक्रीज हो गई थी। ये हमने क्या ट्रांजेक्शन पढ़ी थी? परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। इससे रेशियो डिक्रीज हो गई थी। अब मैं कैसी ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं? ऐसी ट्रांजेक्शन जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों में से एक पर ही इफेक्ट डालती है। रेशियो होता है ग्रेटर देन। इससे रेशो का कोई लेना देना नहीं है कि रेशो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। मैंने इसलिए इसको यहां नहीं लिखा, उस सेट पर लिख रहा हूं कि रेशो चाहे कुछ भी हो यही इफेक्ट पड़ते हैं। रेशो ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है, ये बात कब सोचनी पड़ती है? जब दोनों में चेंज आ रहा है। अगर किसी एक में चेंज आ रहा है तो रेशो की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे लेस देन 1, चाहे ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1, यही इफेक्ट पड़ते हैं। अब करंट लायबिलिटी में अगर डिक्रीज आ रहा है
और करंट एसेट में कोई चेंज नहीं है तो रेशियो इंक्रीज करेगी। अगर सिर्फ करंट लायबिलिटी में इंक्रीज आ रहा है, करंट एसेट में कोई चेंज नहीं है, तो रेशियो डिक्रीज करेगी। ये सारे मैथमेटिक्स के रूल हैं, ये रेशियो का कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। जैसे अगर मान लो वैल्यू लिखी है से 1.1/2, तो ये होता है 0.5, है ना। 1/2 मतलब 0.5, तो ये 1/2 लेस देन 1 है। मैं अगर दोनों में इंक्रीज कर दूं, ये पहले ही लेस देन 1 है, अगर मैं दोनों में इंक्रीज कर दूं, ये वाला रूल लगेगा। दोनों में इंक्रीज कर दूं तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। मैं दोनों में ही 3 का इंक्रीज कर रहा हूं, तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 5, वैल्यू आ गई 0.8। तो देखो रेशियो इंक्रीज हो गई। मैंने दोनों में सेम इंक्रीज किया, दोनों में 3 बढ़ा दिया, तो रेशियो की वैल्यू तो बढ़ गई ना। तो रेशियो अगर पहले से लेस देन 1 है और उसमें आप इंक्रीज कर दोगे, दोनों में इंक्रीज कर दोगे, ऊपर भी नीचे भी, दोनों जगह मैंने सेम 3 का इंक्रीज किया है, तो ओवरऑल रेशियो इंक्रीज हो गई है। तो दोनों में इंक्रीज करने पर रेशियो इंक्रीज हो गई, अगर रेशियो लेस देन 1 है तो। अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो, जैसे सपोज रेशियो है 3/2, ये 1.5 होती है। अब मैं दोनों में ही 3 बढ़ा रहा हूं, ये होगी 6/5, 1.2 आ गया, तो रेशियो डिक्रीज हो गई। दोनों में मैंने 3 बढ़ाया था लेकिन रेशियो डिक्रीज हो गई। यहां दोनों में 3 बढ़ाया था लेकिन रेशियो बढ़ गई। तो रेशियो अगर लेस देन 1 है तो दोनों में इंक्रीज करने पर, ऊपर नीचे दोनों में इंक्रीज करने पर रेशियो बढ़ जाती है। और रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है तो दोनों में इंक्रीज करने पर रेशियो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के रूल है, ये कोई रेशियो के फॉर्मूले नहीं है, पर ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपने आंसर ऐसे ही देना। इसको आप नोट कर लो, इस पर बेस्ड अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपसे। पेज नंबर 3.15, इलस्ट्रेशन 21, पेज नंबर 3.15, इलस्ट्रेशन 21। State giving reason whether the current ratio of a company will improve or decline or not change in each of the following transactions if current ratio is, अगर करंट रेशियो 1:1 है मतलब 1 है, और सेकंड पार्ट में 0.8:1 है यानी लेस देन 1 है, तो इन ट्रांजेक्शन्स का रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें बताना है। रेशियो इंप्रूव हो जाएगी मतलब इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, या रेशियो पे कोई चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हमने कैश पे किया है। मैं इसमें ना सेकंड पार्ट पहले करवा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट बाद में करेंगे। सेकंड पार्ट में रेशियो है 0.8, 0.8 रेशियो है और कैश पे किया क्रेडिटर्स को। तो सोचो क्या हुआ होगा अगर हम, फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, इलस्ट्रेशन 21, इसमें क्या कैश पे किया है तो कैश गया, कैश डिक्रीज हो गया, और क्रेडिटर्स को पे किया तो क्रेडिटर्स भी डिक्रीज हो गए। ये करंट एसेट है और ये करंट लायबिलिटी, दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं। रेशियो लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है? रेशियो लेस देन 1 है। रेशियो लेस देन 1 है, दोनों में सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है, सो रेशियो विल डिक्रीज। अब इसका आंसर देखो कैसे लिखा हुआ है। टेबल बना हुआ है, ट्रांजेक्शन, इफेक्ट ऑन करंट रेशियो, फिर आगे रीजन। इफेक्ट क्या है? डिक्रीज। रीजन क्या है? बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज विल डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। तो ये जो बड़े वाला एरो है ये क्या है? ये है इफेक्ट। छोटे वाला एरो क्या है? ये है रीजन। तो रेशियो विल डिक्रीज and the reason is both current asset and current liabilities are decreased with the same amount. The second part कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बी, बिल्स पेबल डिस्चार्ज। बिल्स पेबल की पेमेंट कर दी है, तो ये भी तो करंट लायबिलिटी होता है। बिल्स पेबल भी एक करंट लायबिलिटी होता है। करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, कैश चला गया, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज हो गए, रेशियो विल डिक्रीज। सेम यही वाली बात तो हो गई। तो यही रीजन आंसर में भी दिया हुआ है।
इफेक्ट क्या है? डिक्रीज, और रीजन है बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आर डिक्रीज विद द सेम अमाउंट. सी, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर्स. बिल्स रिसीवेबल एक क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया. हमारे पास बिल रिसीवेबल होता है जो हमने किसी से पैसे लेने होते हैं 3 महीने बाद या 2 महीने बाद. ये बिल उठाकर हमने क्रेडिटर को दे दिया, हमने कहा तू ले लियो यार, हमारा हमारा तुम्हारा हिसाब किताब खत्म. तो जब हम बिल रिसीवेबल किसी क्रेडिटर को देते हैं, उसे बोलते हैं कि बिल रिसीवेबल हमने एंडोर्स किया है. तो हमारे पास से एक बिल रिसीवेबल यानी एक करंट एसेट चली जाती है, और जो क्रेडिटर्स नाम की करंट लायबिलिटी है वो भी खत्म हो गई. तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों डिक्रीज हो जाती है विद द सेम अमाउंट. बोथ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज आर रिड्यूस विद द सेम अमाउंट, सो रेशियो विल डिक्रीज. सेम, पहली तीनों पॉइंट्स इसके सेम ही है. फोर्थ थोड़ा डिफरेंट है. फोर्थ देखो, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट. गुड्स उधार में खरीदिए. जब गुड्स क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो गुड्स यानी कि इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी. उधार में खरीदिए तो क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे. तो गुड्स करंट एसेट्स है, इन्वेंट्रीज, और क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है. दोनों इंक्रीज हो रहे हैं विद द सेम अमाउंट एंड रेशियो इज लेस देन 1. रेशियो लेस देन 1 है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं विद द सेम अमाउंट, सो रेशियो विल इंक्रीज. ई पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश. गुड्स कैश में परचेज किए तो हुआ क्या होगा? कैश डिक्रीज हो गया और गुड्स इंक्रीज हो गई. ये भी करंट एसेट है और ये भी करंट एसेट. वन करंट एसेट is increased and the other current asset is decreased with the same amount, there is no change. There is no overall change in current asset and no change in current liability. So ratio will not change. Here, next. Bills receivable endorsed to creditor dishonor. एक बिल रिसीवेबल जो हमने क्रेडिटर को दिया हुआ था वो डिसऑनर हो गया. तो क्रेडिटर को जब हमने बिल एंडोर्स किया था उसको कहा था चलो यार हमारा तुम्हारा हिसाब खत्म, तू ले लियो यार उससे जाके पैसे. बिल तो हो गया डिसऑनर. अब क्रेडिटर फिर से हमें हमसे ही पैसे मांगेगा, यानी क्रेडिटर बढ़ गए. और जिससे क्रेडिटर को हमने जिसके पास भेजा था कि उससे ले लियो पैसे, अब हम उससे लेंगे पैसे. तो एक तरफ हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि क्रेडिटर बढ़ गए, और दूसरा उस पर्सन से जिससे जिसने बिल दिया था हमको ओरिजिनली, वो बढ़ गया डेटर. तो डेटर बढ़ गया, क्रेडिटर बढ़ गया. करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी बोथ आर इंक्रीज विद द सेम अमाउंट, सो रेशियो विल इंक्रीज बिकॉज रेशियो इज लेस देन 1. रेशियो लेस देन 1 है, दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज हो गए हैं, तो रेशियो विल इंक्रीज. पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल. मैंने आपको प्रपोज डिविडेंड बताया था क्या होता है. एक कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट के नीचे अलग से दी होती है. बैलेंस शीट के नीचे अलग से फुटनोट दिया होता है प्रपोज डिविडेंड का. प्रपोज डिविडेंड होता क्या है कि जब कंपनी को 31 मार्च को प्रॉफिट दिखता है कितना हो गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड प्रपोज करते हैं 31 मार्च को कि हम इतना डिविडेंड देना चाहते हैं. फिर कुछ दिनों के बाद एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसमें जिसमें कि शेयर होल्डर्स वोटिंग करके डिसाइड करते हैं कि डायरेक्टर्स ने जितना डिविडेंड प्रपोज किया है क्या वो देना है. तो शेयर होल्डर्स उसके लिए वोटिंग करते हैं. शेयर होल्डर्स उस डिविडेंड के अमाउंट को कम कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते. तो जब शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास कर देते हैं कि हाँ ये डिविडेंड पे करना है, तो डिविडेंड पेएबल हो जाता है, लायबिलिटी बन जाता है. अब लायबिलिटी बनता है जब शेयर होल्डर्स वोटिंग करते हैं. यानी जब डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया था तब कंपनी के लिए लायबिलिटी नहीं था, तब डिसाइडेड नहीं था कि डिविडेंड देना भी है कि नहीं. लेकिन जब शेयर होल्डर्स ने रेजोल्यूशन पास कर दिया तब वो डिविडेंड पेएबल हो जाता है. डिविडेंड पेएबल हो गया और उसको फिर कुछ ही दिनों के अंदर पे करना होता है. यानी जैसे ही रेजोल्यूशन पास होता है डिविडेंड पेएबल होता है, डिविडेंड पेएबल एक करंट लायबिलिटी बन जाता है. और अब वो कह रहे हैं डिविडेंड पेएबल की पेमेंट की है, यानी करंट लायबिलिटी की पेमेंट की है. तो करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो करंट लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी और कैश जाने से करंट एसेट भी रिड्यूस हो जाएगी. दोनों डिक्रीज हो जाएंगे विद द सेम अमाउंट, सो रेशियो विल डिक्रीज. क्लियर. नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स
फॉर ₹25,000 कॉस्ट 20,000। 20,000 की गुड्स 25,000 में सेल कर दिए। 20,000 की गुड्स 25,000 में सेल किए हैं। इसका पॉइंट है एच। गुड्स चली गई, कितने की गुड्स चली गई? 20,000 की गुड्स डिक्रीज हो गई। और कैश में सेल किया ना, कैश हमारे पास आ गया 25,000। इसमें 5,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट की वजह से रिजर्व एंड सरप्लस, पीएनएल रिजर्व एंड सरप्लस में ही होता है, इसमें इंक्रीज आ गया 5,000 से। जब कोई ऐसी ट्रांजेक्शन लिखी होती है, आपको पूरी ट्रांजेक्शन लिखनी है। रफ में करो ये काम, पूरी ट्रांजेक्शन लिखो, उसमें देखो कि इस ट्रांजेक्शन से कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है। उसके बाद देखो इससे कहां कहां इफेक्ट पड़ेगा। गुड्स करंट एसेट है, कैश करंट एसेट है, हमें तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी चाहिए ना। रिजर्व एंड सरप्लस ना तो करंट एसेट होते हैं ना करंट लायबिलिटी होते हैं, तो वो इग्नोर कर देंगे हम इस रेशो के लिए। करंट एसेट एक तो 20,000 से कम हो गई, एक 25,000 से बढ़ गई। ओवरऑल करंट एसेट 5,000 बढ़ गई, बट देयर इज नो चेंज इन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट is increased by 5,000 and there is no change in current liability. Only current asset is increased by 5,000, so ratio will increase. इसका रेशियो की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ करंट एसेट इंक्रीज हुई है, करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, रेशियो विल इंक्रीज। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर 22,000, बुक वैल्यू 25,000। इस बार फर्नीचर सेल किया है, फर्नीचर डिक्रीज हो गया। फर्नीचर कितने का गया? बुक वैल्यू 25,000 थी, 25,000 का फर्नीचर चला गया। और कैश रिसीव हुआ, इंक्रीज हो गया कैश 22,000 से, इसमें लॉस हुआ है, तो रिजर्व एंड सरप्लस डिक्रीज हो गया 3,000 से। ठीक है, इनमें से कौन कौन सी करंट एसेट करंट लायबिलिटी है? सिर्फ कैश करंट एसेट है, बाकी इन दोनों में से ना तो कोई करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी। So current asset is increased by rupees 22,000 and there is no change in current liability. Ratio will increase. Yes. हाँ, फर्नीचर नॉन करंट एसेट होता। क्लियर है? अब अनसॉल्व क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 16 करो अभी। क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर है 3.104। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। A firm had current assets of 5 lakh. It paid current liabilities of rupees 1 lakh and current ratio became 2:1। तो कंपनी की करंट एसेट पहले थी 5 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख पे कर दी, तो करंट एसेट भी कम हुई होगी, और रेशो अब हो गई 2:1। डिटरमाइन करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वाज मेड। तो यहाँ पे बिफोर पेमेंट और आफ्टर पेमेंट कुछ इंफॉर्मेशन दी है, कुछ निकालनी। बिफोर पेमेंट करंट लायबिलिटी की पेमेंट हुई है ना 1 लाख की, बिफोर पेमेंट और आफ्टर पेमेंट। बिफोर पेमेंट करंट एसेट ये बता रहे हैं 5 लाख थी, फिर 1 लाख की पेमेंट हो गई, करंट लायबिलिटी कितनी नहीं बताया, लेकिन करंट रेशो बता दिया है कि पेमेंट करने के बाद रेशो हो गई थी 2:1। ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन दी है पहले वो लिख रहा हूं, बाद में निकाल लेंगे जो पूछा है। और वर्किंग कैपिटल पूछ रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ये बिफोर पेमेंट और आफ्टर पेमेंट पूछा जा रहा है, तो फिलहाल हमें इतना बताया हुआ।
तो बताओ, अगर बिफोर पेमेंट करंट एसेट 5 लाख है तो आफ्टर पेमेंट करंट एसेट कितनी होगी? 4 लाख, 1 लाख कम हो गई है ना। करंट एसेट 1 लाख कम हो गई ना पेमेंट करने के बाद, 1 लाख पेमेंट करने के बाद। अग्रीड? तो करंट एसेट आफ्टर पेमेंट इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 4 लाख, तो ये हो गया 1 लाख। उल्टा लिख दिया, यहां आ जाएगा -1 लाख और ये 4 लाख होगी। तो आफ्टर पेमेंट करंट एसेट हो गई है 4 लाख। अच्छा, आफ्टर पेमेंट हमें करंट एसेट भी पता है, करंट रेशियो भी पता है, तो करंट लायबिलिटी निकल जाएगा। आफ्टर पेमेंट करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो 2:1 दी हुई है, करंट एसेट 4 लाख है, तो करंट लायबिलिटी निकल जाएगा। करंट लायबिलिटी इक्वल टू 4 लाख अपॉन 2। ये करंट लायबिलिटी इधर चला गया, 2 इधर आ गया, तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई 2 लाख। तो 1 लाख की करंट लायबिलिटी पे करने के बाद करंट लायबिलिटी 2 लाख है, आफ्टर पेमेंट है 2 लाख। तो बिफोर पेमेंट कितनी रही होगी करंट लायबिलिटी? 3 लाख रही होगी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछा है? डिटरमाइन करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर पेमेंट वाज मेड। बिफोर और आफ्टर में हमसे करंट लायबिलिटी पूछ ली है, वो हमने बता दी, और वर्किंग कैपिटल भी पूछा हुआ है, वो आराम से बता सकते हैं। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 2 लाख, और यहां भी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 2 लाख। बस ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्लियर? लिख लो इसे। अब इस चैप्टर के अंदर ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले जो यूज होते हैं, जिनको हमें रटना नहीं है बल्कि फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। कुछ फॉर्मूले कैसे बने हैं जरा ध्यान से देखो। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपने लर्न किया था, उसमें मुझे बताओ कि करंट लायबिलिटीज में मेन हेड्स क्या क्या हैं। सॉरी, लायबिलिटी सेट पर मेन हेड्स क्या क्या है? शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसको छोड़ दो, वो किसी क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगी। और क्या था? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। फिर ये लायबिलिटी सेट का टोटल आ गया। एसेट सेट पर क्या क्या था बेटा? नॉन करंट एसेट पहले आता है, उसके बाद करंट एसेट। ठीक है, अब यहां पर हम शेयर होल्डर्स फंड को इक्विटी भी बोलते हैं और नॉन करंट लायबिलिटी को डेट बोल लेते हैं। अब कुछ फॉर्मूले ध्यान से देखो कि कैसे बने। शेयर होल्डर्स फंड यानी इक्विटी प्लस डेट, इसको बोलते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड, और डेट प्लस करंट लायबिलिटी को बोलते हैं हम टोटल डेट। और दोनों एसेट का टोटल यानी एसेट साइड का टोटल तो टोटल एसेट ही होगा। अब देखो एक फॉर्मूला, इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स। क्योंकि लायबिलिटी साइड पर ये तीन चीजें हैं और इन तीनों का टोटल एसेट साइड के टोटल के इक्वल ही होगा, इसलिए इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट होगा, है ना। अच्छा, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इक्विटी प्लस टोटल डेट इक्वल टू टोटल एसेट्स, है ना।
तो मैं कुछ पूछूं, आप बताओगे यहाँ पर बैलेंस शीट देखकर कि बताओ कि कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी माइनस कर दे तो क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है ना, देखो लाइबिलिटी साइड का ये जो टोटल होता है ये एसेट साइड के टोटल के इक्वल होता है क्योंकि ये बैलेंस शीट है। हाँ, अब मैं पूछ रहा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर इक्विटी माइनस कर देंगे तो क्या आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि इन दोनों का टोटल है, इसमें से अगर हम इक्विटी माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, डेट। सिंपल सी बात है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी इज इक्वल टू डेट। टोटल डेट माइनस डेट करंट लायबिलिटी, ये एक फॉर्मूला है। अच्छा, टोटल एसेट, ध्यान से सुनना, टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट माइनस टोटल डेट इक्विटी। तो ये फॉर्मूले बन जाते हैं। ये फॉर्मूले अब क्वेश्चंस में यूज होंगे। अब एक तरीका तो ये है कि रट्टे मारो कि टोटल डेट माइनस डेट इक्वल टू करंट लायबिलिटी होता है, टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू करंट लायबिलिटी होता है, ये रट्टे मारो। या फिर ये ध्यान में रखोगे आप तो आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, किसमें क्या प्लस माइनस करके क्या हम निकाल सकते हैं वो आपको यहीं से पता चल जाएगा। इसको नोट कर लो, पीटीआर में लिख लेना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, वर्किंग कैपिटल 6 लाख गिवन है, टोटल डेट 27 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 24 लाख। कह रहे करंट रेशो बताओ। करंट रेशो में हमें चाहिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, और दोनों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ। लेकिन एक बात है, वर्किंग कैपिटल दी हुई है। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों में से एक भी पता चल गया तो दूसरा तो यहीं से निकल जाएगा वर्किंग कैपिटल से, है ना। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यही होता है ना। अब इन दोनों में से अगर एक भी पता चल गया तो दूसरा तो इसी फॉर्मूले से पता चल जाएगा। इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, करंट लायबिलिटी। टोटल डेट में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा। जब करंट लायबिलिटी आ जाएगा उसको वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में डालेंगे, करंट एसेट आ जाएगा। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी जब दोनों आ जाएंगे तो रेशो निकल जाएगी। तो पहले हम निकालते हैं करंट लायबिलिटी, वो होगा टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल डेट गिवन है 27 लाख और नॉन करंट लायबिलिटी है 24 लाख, तो 3 लाख आ गया करंट लायबिलिटी। अब इसको वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में डाल देते हैं। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल गिवन है 6 लाख इक्वल टू करंट एसेट माइनस 3 लाख, करंट लायबिलिटी की वैल्यू 3 लाख निकाली हमने अभी। तो करंट एसेट आ गया, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 9 लाख। तो हमारे पास करंट लायबिलिटी आ चुका है, करंट एसेट आ चुका है, तो अब रेशो निकाल लेंगे। करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 9 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इक्वल टू 3:1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, ये लिख लो बेटा, लिखो। क्वेश्चन नंबर 31,
इसमें क्विक रेशो गिवन है 1:1. State with reason which of the following transactions would increase, decrease, not change the ratio. A, included in trade payable was bills payable of rupees 3,000 which was met on maturity. तो ट्रेड पेबल में एक बिल्स पेबल था, उस बिल्स पेबल की पेमेंट हमने कर दी. पेमेंट कर दी नहीं, पेमेंट मिल गई. बिल्स पेबल पेमेंट कर दी, तो बिल्स पेबल की पेमेंट हमने कर दी, यानी एक करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी. तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज हो गए. अच्छा, लेकिन ये तो क्विक रेशो है. क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. क्विक एसेट्स क्या होती है? क्विक एसेट्स में सारी करंट एसेट आती है, बस दो छोड़ दो. दो करंट एसेट कौन सी छोड़नी है? इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस. उन दोनों को छोड़कर बाकी सारी करंट एसेट जो है वो क्विक एसेट होती है. तो अब ये जो पहली ट्रांजेक्शन है ए, इसमें क्या हुआ है? इसमें बिल्स पेबल की पेमेंट हुई है, तो बिल्स पेबल डिक्रीज हो गया और कैश भी डिक्रीज हो गया. कैश क्विक एसेट है? यस है. बिल्स पेबल क्विक एसेट है? यस है. सॉरी, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है. तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई और क्विक एसेट भी डिक्रीज हो गई सेम अमाउंट से. दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं. रेशो में क्या चेंज आएगा? रेशो कैसी है? इक्वल टू 1 है. तो जो मैं यहां रूल्स बता रहा था आपको, ये रूल्स क्या सिर्फ करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी के लिए है? नहीं, ये सभी रेशोज के लिए है, क्योंकि ये रूल रेशो के नहीं है, ये मैथमेटिक्स के रूल. तो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, अगर ये भी रेशो है तो दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं और रेशो 1 है, तो देयर इज नो चेंज. आंसर लिखेंगे बिकॉज क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज both are decreased, both are decreased with same amount ratio will not change. बी है इसमें डिबेंचर्स ऑफ ₹50,000 वर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. डिबेंचर्स 50,000 के डिबेंचर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए. डिबेंचर्स क्या होते हैं? लोन होते हैं. डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है. जनरली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है. जनरली डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं, इसलिए नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं. मान लो डिबेंचर इशू किए हुए 5 साल के लिए, तो डिबेंचर्स लिखे जाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर. पहले साल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरे साल भी वही, तीसरे साल भी वही, चौथे साल भी वही. लेकिन आखिरी साल जिस साल रिडम्पशन होना है, वो डिबेंचर्स एक साल के अंदर क्योंकि पेबल होते हैं, तो फिर वो नॉन करंट लायबिलिटी से करंट लायबिलिटी में चले जाते हैं. करंट लायबिलिटी में कहा चले जाते हैं? अदर करंट लायबिलिटी में. अब ये कह रहे हैं डिबेंचर्स का कन्वर्जन हुआ है, यानी जिस दिन रिडम्पशन होना था डिबेंचर का, तो डिबेंचर जिस दिन डिबेंचर्स का रिडम्पशन होना होता है, यानी डिबेंचर होल्डर को उनके पैसे वापस मिलने होते हैं. कई बार कंपनी डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन देती है, या तो पैसे ले लो हमसे, या अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवा लो. पैसे मत लो हमसे, हमसे शेयर्स ले लो. तो कई बार शेयर होल्डर उसमें एग्री हो जाते हैं. तो कंपनी अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर रही है. कई बार ये टर्म्स ऑफ पहले से डिफाइंड होती है कि जब रिडम्पशन होगा 5 साल बाद, तो कंपनी शेयर्स देगी, पैसा नहीं देगी. तो ये पहले से डिसाइडेड होता है. क्या पहले से डिसाइडेड है या रिडम्पशन के दिन ऑफर किया या जो भी था, फिलहाल डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया गया है इक्विटी शेयर्स में. डिबेंचर्स जो कि एक करंट लायबिलिटी थे, वो कन्वर्ट हो गए शेयर्स में, यानी जो करंट लायबिलिटी थी वो कम हो गई और इसकी जगह पर इक्विटी बढ़ गया. करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई क्योंकि डिबेंचर खत्म, और उसकी जगह पर क्या बन गया? इक्विटी, क्योंकि शेयर कैपिटल इक्विटी में आता है. तो बी पॉइंट में क्या हुआ है कि डिबेंचर्स डिक्रीज हो गए और शेयर कैपिटल
इंक्रीज हो गई। डिबेंचर्स जो कि आता है नॉन करंट लायबिलिटी में, और शेयर कैपिटल जो कि आता है इक्विटी में, इक्विटी कह लो या शेयर होल्डर्स फंड, एक ही बात है। अब ये दोनों ही ना तो क्विक एसेट है ना करंट लायबिलिटी, नहीं करंट लायबिलिटी तो है, अरे ये मैंने क्या लिखा, करंट लायबिलिटी आएगा। जिस साल रिडम्पशन होना होता है उस साल तो डिबेंचर करंट लायबिलिटी बन जाएगा, तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई और इक्विटी बढ़ गया, यानी डेट, ये करंट एसेट पे क्विक एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्विक एसेट तो वैसी की वैसी है, सिर्फ करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ है, सिर्फ करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, तो रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ जाएगी, बिकॉज करंट लायबिलिटी इज डिक्रीज्ड एंड there is no change in quick assets, therefore ratio will increase। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। अभी तक हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज कर रहे थे, तो सेकंड टाइप है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। इसमें फर्स्ट रेशियो है, अच्छा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज किस लिए निकाली जाती है, कंपनी की लॉन्ग टर्म डेट को पे करने की एबिलिटी देखने के लिए निकाली जाती है। तो इसमें कौन कौन सी रेशियोज आती है, इससे पहली रेशियो आती है डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, जैसा नाम वैसा काम, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। अब ये डेट क्या होता है, डेट में दो चीजें लेते हैं बेसिकली हम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इक्विटी में क्या लेते हैं हम, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में दोनों कैपिटल आ गई, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी का दूसरा नाम क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। तो इक्विटी कैसे निकालते हैं, शेयर कैपिटल लेते हैं और उसमें ऐड करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है, सारे रिजर्व आ जाते हैं इसमें, जैसे कि जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसको प्यार से हम डीआरआर बोलते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इसको प्यार से हम सीआरआर बोलते हैं। हाँ बड़े प्यारे हैं ये दोनों। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में प्रॉफिट्स पड़े होते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, लॉसेस होंगे तो नेगेटिव होगा, एटसेट्रा। इस तरह के कुछ रिजर्व्स होते हैं जो हम रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा करते हैं बैलेंस शीट में। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस
ये दो चीजें ऐड करके इक्विटी निकाला जाता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन जैसे बताया था ना, प्रोविडेंट फंड होते हैं। प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन है जिसकी पेमेंट कंपनी ने करनी होती है जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है कई साल के बाद, इसलिए प्रोविजन लॉन्ग टर्म का होता है। तो पहली रेशो डेट टू इक्विटी रेशो, दूसरी रेशो टोटल एसेट टू डेट रेशो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में टोटल 5 रेशोज हैं। टोटल एसेट टू डेट रेशो, जैसा नाम वैसा काम। टोटल एसेट्स अपॉन डेट। डेट अभी बता दिया क्या होता है। टोटल एसेट आपको पता ही है क्या है। थर्ड, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो में देखा जाता है कि टोटल एसेट में प्रोप्राइटर यानी कि जो ऑनर है, और ऑनर कौन होता है, शेयर होल्डर्स, उनका पैसा कितना लगा हुआ है टोटल। तो इसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड जिसको हम इक्विटी भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। फोर्थ रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। लास्ट रेशो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, जैसा नाम वैसा काम। डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट तो अभी यहां बताया क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये अभी बैलेंस शीट के अंदर बताया था आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन सी दो चीजें ऐड करते हैं, इक्विटी प्लस डेट। तो वेयर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट। आपने देखा था कि जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज हैं वो हम प्योर रेशियोज में निकालते हैं। मतलब आंसर अगर हमारा 1.7 आया तो हम इसको आंसर लिखते हैं 1.7:1, तो 1:1 करके लिखते हैं हमेशा। तो इसको बोलते हैं प्योर रेशियो। अगर ऐसे लिखते हैं इसका मतलब प्योर रेशियो। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में तो हमेशा प्योर रेशियो लिखी जाती है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में डेट इक्विटी रेशियो प्योर रेशियो में लिखते हैं, टोटल एसेट टू डेट रेशियो प्योर रेशियो में लिखते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो इसको प्योर रेशियो में भी लिख सकते हैं, या फिर अगर इसको इनटू 100 कर दें तो परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है इसको टाइम्स में लिखा जाता है। अगर हमारा आंसर आ रहा है 3 तो हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, इसको प्योर रेशियो में लिखेंगे। यानी यहां पर कौन सी रेशियो प्योर रेशियो में नहीं लिखते, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को प्योर रेशियो में नहीं लिखते, इसको टाइम्स में लिखते हैं। क्यों टाइम्स में लिखते हैं, क्या मतलब है इसका, जब इस रेशियो पे आएंगे तो समझेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो इसको प्योर रेशियो में भी लिख सकते हैं, या फिर इंटू 100 कर दें तो इसको हम
परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। इसमें बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड यानी ऑनर का पैसा बिजनेस में कितना लगा है, टोटल एसेट यानी एसेट साइड का टोटल है, एसेट सारी की सारी टोटल एसेट कौन फाइनेंस कर रहा है, लायबिलिटी साइड पर या तो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा या फिर या फिर लायबिलिटी साइड पर क्या क्या होता है, मुझे जरा तीन चीजें बताओ। नहीं, तीन चीजें बताओ। इक्विटी, अरे वो एक ही बात तो ही, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी, इक्विटी और डेट और एक करंट लायबिलिटी। इन तीनों में से ऊपर क्या लिखा हुआ है, इक्विटी, यानी टोटल एसेट में से इक्विटी वालों का कितना हिस्सा है, उनका कितना पैसा इन्वेस्टेड है टोटल एसेट में से। या हम बेसिकली वो देख रहे होते हैं, इसको रेशो में भी लिख सकते हैं, प्योर रेशो में, या फिर इसको हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। वो हितेन कह रहा है जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, चलो जल्दी जल्दी करो भैया, क्लास खत्म करनी है, तो जरूरी काम भी है, वेला थोड़ा बैठे। क्वेश्चन नंबर 51, देखो इसमें पूरी बैलेंस शीट दी हुई है। इस पूरी बैलेंस शीट में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023 कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, तो डेट अपॉन इक्विटी करना है। तो डेट क्या है इसमें, नॉन करंट लायबिलिटी में देखो डिबेंचर दिए हुए हैं, बस और कुछ है ही नहीं। तो डेट में आ गया डिबेंचर्स, पहले तो फॉर्मूला लिख लें, डेट इक्विटी रेशो, जल्दी जल्दी लिख लो, डेट अपॉन इक्विटी। और डेट होता है इसमें दिया हुआ है सिर्फ डिबेंचर्स, और ये है 2,50,000 के। इक्विटी, इक्विटी में आ गया एक तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में क्या दिया हुआ है, दोनों शेयर कैपिटल इक्विटी और प्रेफरेंस मिलाकर 10 लाख की है, और रिजर्व एंड सरप्लस 2,40,000 का है। इक्विटी हो गया 12,40,000 का। तो डेट टू इक्विटी रेशो हो गया, डेट अपॉन डेट है 2,50,000, इक्विटी है 12,40,000, 0.2:1 ये रेशो आ जाएगी। बस इतना आसान। हाँ, आपने आंसर देके बिल्कुल ठीक बताया। क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। इसमें डेट में क्या क्या दिया हुआ है, डेट टू इक्विटी रेशियो निकालनी है। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, ये 10,000 का ना 20,000 कर लो, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है ये। 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, 2 लाख रुपीस हो गए, 10,000 इंटू 10। फिर नीचे 5,000 लिखा हुआ है, ये 10,000 कर लो, 10,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, तो 10,000 इंटू 10 1 लाख हो गया। तो 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 90,000, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L 40,000, डिबेंचर 1,50,000, करंट लायबिलिटीज 1 लाख। तो इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है, डेट टू इक्विटी रेशियो फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। डेट के नाम पर इसमें लॉन्ग टर्म डेट यानी सिर्फ डिबेंचर ही दिया हुआ है, 10% डिबेंचर्स, और 10% डिबेंचर्स कितने के हैं, 1,50,000 के। 1,50,000 का 10% नहीं निकालना क्या, क्यों नहीं निकालना, ये 10% क्यों लिखा होता है, ये 10% लिखा होता है इंटरेस्ट निकालने के लिए। कंपनी के जितने भी डिबेंचर्स होते हैं उनके साथ उसकी परसेंटेज, इंटरेस्ट की परसेंटेज फिक्स होती है। तो 10% डिबेंचर का मतलब है कंपनी 10% इंटरेस्ट दिया करती है। देखो आप किसी कंपनी के अगर 12% डिबेंचर्स खरीद लो, जिसका एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, आपने एक डिबेंचर 100 रुपीज का लिया, और मान लो कंपनी ने ये डिबेंचर इशू किए 5 इयर्स के लिए,
तो आपने अगर कंपनी का 100 रुपीज का डिबेंचर लिया तो इसका मतलब आपने कंपनी को 100 रुपीज का लोन दे दिया, 5 ईयर्स के लिए लोन दिया आपने। तो 5 ईयर्स के बाद आपको आपके 100 रुपीज वापस मिल जाएंगे। लेकिन इन 5 साल में कंपनी हर साल इस 100 रुपीज के ऊपर 12% यानी 12 रुपीज इंटरेस्ट आपको देती रहेगी। लेकिन बताओ डिबेंचर कितने का है? डिबेंचर तो 100 रुपीज का है ना। अगर हम लोन की बात करें कि आपने कंपनी को लोन कितना दिया है, 100 रुपीज का, कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म डेट कितना है, 100 रुपीज का, 12% तो इसका इंटरेस्ट होता है जो उसके साथ लिखा हुआ होता है। डिबेंचर के साथ हमेशा परसेंटेज लिखना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? अब डिबेंचर बैलेंस शीट देखकर डिबेंचर पता तो लगे कि कितने परसेंट का, यानी कंपनी इस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट देती है। और डिफरेंट टाइप के डिबेंचर भी हो सकते हैं सेम टाइम पे, यानी सेम टाइम पे एक ही टाइम पर कंपनी की बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म डेट के अंदर 12% डिबेंचर भी हो सकते हैं, उसी के साथ 10% भी हो सकते हैं, 11% वाले भी हो सकते हैं, डिफरेंट परसेंटेज वाले डिबेंचर हो सकते हैं। तो सबको अलग अलग लिखा जाता है। तो डिबेंचर के साथ उसकी परसेंटेज बस लिखी जाती है। ऐसा नहीं है अपनी परसेंटेज लगानी है। परसेंटेज लिखाने की जरूरत पड़ भी सकती है, कब? जब इंटरेस्ट चाहिए होगा। एक पीछे क्वेश्चन फॉर्मूला लिखवाया, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, उसमें नीचे चाहिए ना इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। जब ये इंटरेस्ट निकालना होगा तो डिबेंचर की जो परसेंटेज दी हुई है ना उससे इंटरेस्ट निकलेगा। अगर इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट चाहिए होता तो हम 1.5 लाख का 10%, 15,000 रुपए इंटरेस्ट निकाल लेते अगर चाहिए होता तो। खैर यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ तो हमें डिबेंचर की वैल्यू चाहिए थी, वो 1.5 लाख दी हुई है। बात समझ में आ गई? इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर के साथ भी परसेंटेज गिवन होती है। ये प्रेफरेंस शेयर के साथ परसेंटेज क्यों गिवन होती है? डिविडेंड के लिए। जब कंपनी को प्रॉफिट मिलता है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, ये प्रॉफिट शेयर होल्डर्स का होता है। ये प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में बांटना होता है। लेकिन शेयर होल्डर्स में बांटते हैं तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को शेयर होल्डर में एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, उसको प्रेफरेंस देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों का होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स होता है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9% प्रेफरेंस शेयर, यानी इन प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड फिक्स है। कितना परसेंट? 9%। लेकिन क्या हमें इस फॉर्मूले में कहीं पर डिविडेंड चाहिए? नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू चाहिए होती है इक्विटी निकालने के लिए, और वो कितनी दी हुई है? वो 1 लाख दी हुई है। हमें तो 1 प्रेफरेंस शेयर के साथ 9% तो बस लिखना होगा। चलो इसमें डेट इक्विटी के लिए, डेट में तो आ गया 1,50,000। इक्विटी कैसे निकालेंगे? इक्विटी के लिए दोनों शेयर कैपिटल लेनी है हमने। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस शेयर कैपिटल में तो ये दोनों आ गए। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है बताओ जरा। एक तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, और सरप्लस यानी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 90,000 प्लस सरप्लस है 40,000। टोटल करेंगे तो 4,30,000 आ जाएगा। अब डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो, डेट है 1,50,000, इक्विटी है 4,30,000। ये कट करके कितना आ गया? 0.35। शाबाश, बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर लेता। 0.35:1 ये रेशो आ गई। ठीक है ना? आगे क्या बेटा? 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना होता है। राउंड ऑफ करने का मतलब समझते हो? थर्ड प्लेस देखकर ही सेकंड प्लेस को राउंड ऑफ करते हैं। सिर्फ सेकंड प्लेस पर निकल जाने के बाद उसको राउंड ऑफ नहीं बोलते। थर्ड प्लेस सोचना पड़ता है क्या होगा। तो सेकंड प्लेस को राउंड अप करें या राउंड डाउन करें वो सोचना पड़ता है। होमवर्क में एक क्वेश्चन है, उसके बारे में बता दूं, उसके बाद क्लास खत्म। एक तो ये कि जब रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीजें आ जाती है? जनरल रिजर्व भी आ गया,
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ गया, और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स आ जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये दोनों अलग अलग दिए हैं तो दोनों को ऐड करके रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया, उसके साथ दे दे जनरल रिजर्व, तब थोड़ा ना ऐड करेंगे। तब तो रिजर्व एंड सरप्लस जो दे दिया वही लेके चलना है। जनरल रिजर्व अगर अलग से दिया भी हुआ है तो उसे इग्नोर करो, क्योंकि हमें रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन नंबर 41 में है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 4 लाख, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1 लाख अलग से दिया हुआ है। तो 1 लाख को उस 4 लाख में ऐड नहीं करना, रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख ही है। क्लियर? चलो अब होमवर्क नोट करो। होमवर्क में अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं अप टू 39। 40 तो अभी करवाई दिया आपको, इसलिए नहीं, काम करो ना, 40 करवाई दिया तो चलो। देखो हितेन को नाराज नहीं कर सकते, हितेन कह रहा है और होमवर्क चाहिए। 47 तो है ही, 47 तक तो करना ही। एंड 52 to 60 भी करना है।